हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग बायोइन्फॉर्मेटिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं। तो भाई बायोइन्फॉर्मेटिक्स जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पूरी कंप्लीट यूनिट आपके इस बार मर्ज हो चुकी है CSIR नेट के अंदर। तो एक बार जल्दी से पेन को कलर को चेंज कर लेते हैं, बिकॉज ब्लैक पे है वो दिखेगा नहीं, तो जस्ट अ मोमेंट। ठीक है गैस, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ज़रा। और आज ये हम लोग कंप्लीट वन शॉट पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर हम लोग मेजर बायोइन्फॉर्मेटिक रिसोर्सेज गैस, जो भी मैंने यहाँ पर चीज़ें आपके लिए मेंशन कर रखी है वो सब कुछ पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्या आप सभी कोई चाहते हैं कि DBT, क्योंकि आपके पास एट द एंड ऑफ द डे DBT जो है वो यहाँ पर आकर मर्ज हो गया है। तो भाई DBT से आप चाहते हैं कि मैं जितने भी अभी तक 15 साल के अंदर आपके पास इससे रिलेटेड PYQs आए हैं जो DBT में पूछे गए हैं वो मैं आप सभी को करवा दूंगी। तो भाई अगर आप कमेंट करेंगे, अगर बच्चे मुझे बोलेंगे, तो मैं ज़रूर इसके बारे में गाइस नेक्स्ट क्लास के अंदर ही हम लोग इससे से रिलेटेड क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो इससे आपके दोनों चीज़ों बेनिफिट हो जाएगी। तो आज हम जो भी चीज़ें पढ़ेंगे भाई, हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, हम लोग जो भी चीज़ें आप मेरे साथ कवर अप करेंगे उसके साथ मैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट तो आपको सिखाऊंगी, और प्लस भाई हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन करोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपके पास रिटेन रहने वाली है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। तो आज के सेक्शन के अंदर हम लोग क्या क्या देखेंगे भाई, बायोइन्फॉर्मेटिक रिसोर्सेज किस तरीके से है, सीक्वेंस डेटाबेसेस, जीन एक्सप्रेशन डेटाबेसेस को, 3D स्ट्रक्चर डेटाबेसेस, पैटर्न सीक्वेंसेस डेटाबेस, सब कुछ देखेंगे। और फाइनली गाइस हम लोग इसको रिवाइज भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करा जाए। भाई सबसे पहले तो आपको मतलब समझ में आना चाहिए कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स और कॉम्पिटिशनल बायोलॉजी है क्या। तो सबसे पहले ज़रा बायोइन्फॉर्मेटिक्स के बारे में जान लेते हैं। तो गाइस बायोइन्फॉर्मेटिक्स के बारे में अगर आप बात करते हो तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स, तो ये दो चीज़ों से तो मिलकर ही बना हुआ है। यानी कि इसमें बायो भी है और इन्फॉर्मेटिक्स कहीं पर भी आ जाता है, यानी कि आपके पास कंप्यूटर देखने को मिल रहा है, दैट्स इट। यानी कि बायोलॉजी के साथ आपने क्या कर दिया भाई, कंप्यूटर को जोड़ दिया है। आपने यहाँ पर सिंपली कंप्यूटर को यहाँ पर जोड़ दिया है। कंप्यूटर की मदद से बायोलॉजी की यहाँ पर जितने भी मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, DNA आपके पास हो गया, आपके पास RNA हो गया, आपके पास प्रोटीन हो गया, इन सभी की जो स्टडी है वो वाया अगर आप कंप्यूटर के थ्रू करते हैं तो गाइस इसी को बायोइन्फॉर्मेटिक्स बोलते हैं। और बायोइन्फॉर्मेटिक्स का एक और तरीका हो जाता है कि आप इसके अंदर जो भी आपके सीक्वेंस है, आप इसके अंदर सब कुछ आराम से स्टोर करके रख सकते हैं, उसको रिट्रीव कर सकते हैं, जब चाहें तो आप उसको निकाल सकते हैं। कुछ चेंजेस करने हैं तो आप इसके अंदर कुछ मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं। तो भाई बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपके पास यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं रिलेटेड टू बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो क्लियर हुआ बायोइन्फॉर्मेटिक्स यानी कि गाइस ये एक तरीके से इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है। ठीक है, ये आपके पास एक इंटर डिसिप्लिनरी साइंस है, यानी कि ये एक चीज़ों से मिलकर नहीं बनी। आपने पढ़ा होगा, जैसे आप सभी कोई बायोकेमिस्ट्री पढ़ते होंगे, आप सभी कोई क्या पढ़ते होंगे, बायोकेमिस्ट्री पढ़ते होंगे। तो बायोकेमिस्ट्री यानी कि भाई बायो के साथ केमिस्ट्री आपके पास ऐड ऑन हो चुकी है। आप इवन गाइज बायो फिज़िक्स भी पढ़ते होंगे, जितने भी आपकी टेक्निक्स है वो सारे के सारे बायोफिज़िक्स पे बेस्ड आपके पास देखने को मिलती है। बायोफिज़िक्स के साथ साथ आप यहाँ पर बायोमास यानी कि भाई बायोस्टैट्स पढ़ते हैं। बायोस्टैट्स पढ़ते हैं यानी कि बायो जो है ना वो अब अकेला नहीं रहा है, वो किसी ना किसी के साथ अब जुड़ चुका है। तो बायो कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अब बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर बायो के साथ भाई कंप्यूटर का यहाँ पर ऐड ऑन हो चुका है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई गेस सभी को बायोइन्फॉर्मेटिक्स की नॉलेज यहाँ पर समझ में आ गई होगी। यानी कि एक आपके पास बायो वाला थीम रहेगा, एक आपके पास साइंस कंप्यूटर साइंस रहने वाली है, और एक आपके पास यहाँ पर मैथ्स भी देखने को मिलेगा। तो भाई बायो है, कंप्यूटर साइंस है, और साथ साथ आपके पास मैथ्स। तो ये जो बीच वाला पोर्शन आपके पास नज़र आ रहा है गाइज, यही होता है बायोइन्फॉर्मेटिक्स, यही होता है बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो भाई देख पा रहे हैं कितनी सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी गई। और बायोइन्फॉर्मेटिक्स बिना कंप्यूटर के बिल्कुल भी एग्जिस्ट ही नहीं करता है भाई। अब हम देख लेते हैं कॉम्पिटिशनल बायोलॉजी का मतलब क्या हो जाता है। तो गाइस बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर ही मतलब सेम बायोइन्फॉर्मेटिक्स ही हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आप क्या कर रहे हो ना, उसके खिलाफ एक मैथमेटिकल मॉडल आप डेवलप कर रहे हो। आप उसके लिए क्या कर रहे हो, एक मैथमेटिकल मॉडल जो है वो आप डेवलप कर रहे हो, मॉडलिंग कर रहे हो, या फिर आप भाई कोई ना कोई डायनामिक्स अगर आप स्टडी करना चाहते हैं, कोई ना कोई अगर आपको डायनामिक्स एंड ऑल स्टडी करनी है तो इसका इस्तेमाल करा जाता है।
कॉम्पिटिशनल बायोलॉजी। तो ये भाई विद हेल्प ऑफ मॉडलिंग पढ़ी जाती है, यानी कि यहाँ पर आपके पास एक मॉडल बनाया जाएगा, फ्रेमवर्क पूरा बनाया जाएगा, किस तरीके से फाइलोजेनेटिक पूरा एक मॉडल जो है वो यहाँ पर रेडी कराया जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ, सबसे ज़्यादा मैथ्स का इस्तेमाल यहीं पर होता है, क्योंकि यहाँ पर कम्प्लीटली आपको एक मॉडल जनरेट करना होता है। तो यहाँ पर गाइस बहुत ही ज़्यादा मैथ्स का सदुपयोग करा जाता है। होप सभी को बहुत जनरल और बेसिक नॉलेज जो है वो क्लियर होगी बायो इन्फॉर्मेटिक्स, यानी कि बायोलॉजी का आप इस्तेमाल करने वाले हैं कंप्यूटर के अंदर। चलिए, तो गाइस अभी हम सभी ने देखा कि क्या क्या चीज़ें आपके पास नज़र आती है। तो भाई हमने अभी यहाँ पर स्ट्रक्चरल एनालिसिस को देखा, सीक्वेंस एनालिसिस करा जाता है, और साथ ही साथ भाई यहाँ पर फंक्शनल एनालिसिस आपके पास देखने को मिलता है। तो मैंने आपको 3 चीज़ें अभी यहाँ पर बताई थी कि 3 चीज़ें क्या क्या हम लोग यूज़ करते हैं। भाई डीएनए को स्टडी करते हैं हम लोग, आरएनए को स्टडी करते हैं, साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर प्रोटीन को स्टडी करते हैं, साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर प्रोटीन को स्टडी करते हैं। तो भाई ये सारे के सारे न्यूक्लिक एसिड प्रोडक्शन करे जाते हैं, प्रोटीन स्ट्रक्चर के प्रोडक्शन आपको देखने को मिलते हैं, प्रोटीन स्ट्रक्चर के क्लासिफिकेशन होते हैं। भाई मोटिफ अलग लगाया जाता है, उसके डोमेन्स होते हैं, उसमें अल्फा हेलिक्स बीटा शीट सब कुछ, और उसके साथ साथ उसके कंपैरिजन। तो ये सारी बातें जो है वो इसके खिलाफ यहाँ पर करी जाती है। ठीक है, तो मैं एक बार पेन चेंज कर लेती हूँ। ठीक है, तो गाइस सीक्वेंस एनालिसिस में आपने देखा यहाँ पर आपके पास जीनोम के कंपैरिजन होते हैं, फाइलोजेनी स्टडी करा जाता है, मोटिफ की डिस्कवरी होती है, भाई डोमेन वगैरह स्ट्रक्चर्स लगाए जाते हैं। तो ये तीनों काम जो आपके पास नज़र आ रहे हैं कि स्ट्रक्चर का एनालिसिस करना, सीक्वेंस के एनालिसिस करना, फंक्शन का एनालिसिस करना, ये सब कुछ आपके पास किसके अंदर आ जाता है भाई? ये सब कुछ आपको बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर देखने को मिलेगा। ये सब कुछ आपके पास बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर गाइज आपके पास नज़र आने वाला है। अगर फंक्शनल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे तो मेटाबॉलिक पाथवे की किस तरीके से आपके पास मॉडलिंग होगी, उसका जीन एक्सप्रेशन कैसा है, जीन प्रोफाइल कैसा है, कहाँ पर जीन आपके पास ज़्यादा देखने को मिल रहा है, कहाँ पर जीन कम देखने को मिल रहा है, प्रोटीन इंट्रैक्शन का आपके पास प्रोडक्शन किस तरीके से हो रहा है। तो ये सारी बातें यहाँ पर नज़र आती है। साथ साथ प्रोटीन का लोकलाइजेशन कैसा है, कहाँ पर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोटीन है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट है या फिर कहाँ प्रेजेंट है, उसके सीक्वेंस से हमें सारी बातों का यहाँ पर पता लग जाएगा। ठीक है, और इसी को मिलाकर, इसी से ही मिलकर आपके पास एक सॉफ्टवेयर डेवलप करा जाता है। तो गाइस जितने भी ये ऐप्स वगैरह बनते हैं, आप सभी ने हेल्थ केयर के ऐप्स देखे होंगे। फॉर एग्जांपल मेंस्ट्रुएशन के ऐप्स आपने देखे होंगे कि हम लोग अपने पीरियड्स ओव्यूलेशन का समय जो है वो ट्रैक कर सकते हैं, प्रेगनेंसी हम लोग कैसे तरीके से ट्रैक कर सकते हैं। तो भाई बायो इन्फॉर्मेटिक्स पढ़ने का एक ही मतलब होता है कि किस तरीके से आप कोई ना कोई एक हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के अंदर स्पेसिफिकली ऐप वगैरह डेवलप कर सके। डेटाबेस का स्ट्रक्चर, क्यूरेशन, ये सब कुछ भाई इसी के अंदर आपके पास देखने को मिलता है। तो ये गाइस ओवरऑल आपके पास बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में बात थी। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं और ज़रा इंट्रोडक्शन पर आ जाते हैं, यानी कि भाई डेटाबेस का मतलब आपके पास क्या चीज़ देखने को मिलता है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको गाइड करना चाहती हूँ रिगार्डिंग डेटाबेस आपके पास क्या होता है, कितने अलग अलग तरीके के डेटाबेसेस आपके पास देखने को मिलता है। ठीक है गाइस, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भाई डेटाबेस क्या होता है ये सबसे पहले समझते हैं। तो भाई हमारे पास डेटाबेस देखने को मिलेगा। डेटाबेस किससे मिलकर बना हुआ है भाई? डेटाबेस आपके पास जो रॉ मटेरियल है, जो हमारे पास रॉ मटेरियल, यानी कि गाइस जो हमारे पास डेटाज होते हैं वो आपके पास रॉ मटेरियल्स होते हैं। तो जितना भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है ना, तो डेटा का मतलब क्या हो जाता है, जितना भी आपके पास इन्फॉर्मेशन मिल रहा है ये सारा का सारा आप क्या करोगे भाई? स्टोर करके रखोगे। ये सारा का सारा आप स्टोर करके रखोगे ऑर्गेनाइज्ड वे में। स्टोर करके रखने वाले हैं आप सिंपली ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर, और यही जहाँ पर आप ये स्टोर करके रखोगे ऑर्गेनाइज्ड वे में गाइस, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सिंपली डेटाबेस बोलने वाले हैं। तो जितना भी आपका डेटा है, जितना भी आपकी रॉ मटेरियल है, जितना भी आपका इंफॉर्मेशन होने वाला है, वो सब कुछ आप स्टोर करके रखेंगे कि जब भी ज़रूरत पड़ती है आप उसको बाद में आराम से रिट्रीव कर सके, आराम से उसको ले सके, निकाल सके। मैनिपुलेट करना है, कुछ चेंजेस करने हैं, आप मैनिपुलेशन कर सके। तो भाई ये सारी बातें जो है वो यहाँ पर आप यहाँ पर करने वाले हैं रिगार्डिंग डेटाबेसेस। तो अगर डेटाबेसेस पूछा जाए किससे मिलके बना होता है, तो डेटाबेसेस आपके पास डेटा से मिलकर बना होता है। अब गाइस ये जो हमारे पास डेटाबेसेस होते हैं ना, ये भी आपके पास डिवाइडेड है। ये जो डेटाबेसेस है ये भी आपके पास ज़रा
डिवाइडेड है, किस किस चीज़ों के अंदर डिवाइडेड है थोड़ा सा देख लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, जो भी मैं यहाँ पर आपके लिए टेबल्स वगैरह लेकर आई हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए मुझे तो पता है कि लास्ट 15 ईयर्स के अंदर डीबीटी के पीवाईक्यूज में क्या क्या चीज़ें आई थी। अगर आपको करना है तो भाई कमेंट करके ज़रूर मुझे मैसेज करें कि भाई मैम डीबीटी के भी पीवाईक्यूज जो है वो आप एक बार करवा दीजिए, तो आपको अगली ही यानी कि नेक्स्ट क्लास के अंदर जितने भी इससे रिलेटेड डीबीटी के अंदर पीवाईक्यूज पूछे गए हैं वो हम लोग सारे के सारे यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए अब डेटाबेसेस के बारे में जाने गाइस। तो डेटाबेसेस हमारे पास सबसे पहले भाई प्राइमरी डेटाबेसेस होते हैं, प्राइमरी के पास फिर आपके पास सेकेंडरी डेटाबेसेस देखने को मिलते हैं, और गाइस साथ ही साथ टर्शियरी यानी कि गाइस इसी को ज़रा स्पेशलाइज्ड डेटाबेसेस भी बोला जाता है, इन्हीं को स्पेशलाइज्ड डेटाबेसेस भी बोला जाता है। तो सबसे पहले ज़रा प्राइमरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई प्राइमरी डेटाबेस इज जस्ट लाइक कि आपने सारी की सारी इंफॉर्मेशन ली, आपने सिक्वेंसेस कलेक्ट करा, और जितना भी रॉ मटेरियल था ना, कुछ अच्छा चीज़ है कुछ गंद चीज़ है, गंदगी भी आपने डाल दी, अच्छी चीज़ें भी डाल दी, तो जितना भी रॉ मटेरियल था, जितना भी डाटा था, आपने सारा का सारा ही डाल दिया। मतलब कुछ भी आपने छाटा ही नहीं, मतलब जो चीज़ मिली ना आपने सारे ये सारे यहाँ पर डाल दी। तो इसी को भाई प्राइमरी डेटाबेसेस बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर आपके पास भाई बहुत ही ज़्यादा रिडक्टेंट चीज़ें मिलने वाली है, यानी कि रिडक्टेंट का मतलब गाइस रिपीटेटिव चीज़ें मिलने वाली है, बहुत सारी चीज़ें आपको रिपीटेटिव यहाँ पर मिलने वाली है प्राइमरी डेटाबेसेस के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड प्राइमरी डेटाबेसेस के अंदर गाइस कुछ 3-4 ही आपके पास जो डेटाबेसेस है ना वो देखने को मिलते हैं। तो एक बार इसके रिगार्डिंग भी देख लेते हैं। तो प्राइमरी डेटाबेसेस के अंदर भाई 4 आपको याद रखने हैं, और इन चारों से ही आपके सवाल बनते हैं, बस दैट्स इट गाइस। तो एक आपके पास जन बैंक देखने को मिलता है, जन बैंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, एनसीबीआई के द्वारा, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, एनसीबीआई के द्वारा ये बनाया, मतलब कलेक्ट करा जाता है, सब कुछ सारी इंफॉर्मेशन इनके द्वारा ही चलती है। नेक्स्ट गाइस आपके पास पहले उसको ईएमबीएल बोला जाता था, पहले इसको ईएमबीएल और ईबीआई यानी कि यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक इंफॉर्मेशन या फिर रिसोर्सेज बोला जाता था, लेकिन अब इसका नाम चेंज करके यूरोपियन न्यूक्लियोटाइड आर्चीव जो है गाइस वो अब इसके पास देखने को मिलता है। और जो तीसरा प्राइमरी डेटाबेसेस आपके पास देखने को मिलता है वो होता है डीडीबीजे यानी कि डीएनए डेटा बैंक ऑफ जापान। तो भाई ये तीनों के तीनों आपके पास न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं। न्यूक्लियोटाइड यानी कि गाइस ये सारे के सारे आपके पास डीएनए के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, लेकिन यहाँ पर कोई भी डेटा गाइस क्यूरेटेड नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्यूरेटेड नहीं है, इसका मतलब आपने उसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन के अंदर चेंजेस नहीं करे, जो भी चीज़ें आपको मिली है ना सारी की सारी उठा के आपने यहाँ पर पटक दी है। और तीसरा जो प्रोटीन के लिए प्राइमरी डेटाबेस है भाई उसका नाम है पीडीबी, प्रोटीन डेटा बैंक, और ये आपके पास प्रोटीन के लिए देखने को मिलता है। होप सभी को यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हो, डेटाबेसेस आपको समझ में आ गए हो। प्राइमरी यानी कि आपको जितना भी कंटेंट मिला, जितनी भी चीज़ें मिली आपने सारी सारी उठा के यहाँ पर डाल दी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं ज़रा सेकेंडरी डेटाबेस का। सेकेंडरी डेटाबेसेस के अंदर आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो क्यूरेटेड देखने को मिलेगी, मैनिपुलेटेड देखने को मिलेगी, यानी कि आपने चेंजेस कर रखे हैं इसके अंदर बहुत सारे। और इसी को दूसरे टर्म्स में जो गाइस आपके पेपर में जो वर्ड दिया जाएगा वो होता है एनोटेटेड, वो होता है आपके पास एनोटेटेड। एनोटेटेड का मतलब क्यूरेटेड या फिर मैनिपुलेटेड आपके पास जो शब्द है वो देखने को मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी मैं यहाँ पर शब्द मेंशन कर रही हूँ, जो भी मैं वर्ड्स यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ, ये सब कुछ पेपर के अंदर आपके पास पहले से पूछ लिया गया है। तो क्यूरेटेड एंड मैनिपुलेटेड होता है, एनोटेटेड भी आप इसको बोल सकते हैं। एंड दूसरा गाइस यहाँ पर जो आपके पास जो शब्द आपको देखने को मिलेगा ये भाई हाईली नॉन रिडक्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, यहाँ पर चीज़ें रिपीट नहीं होती है, ठीक है, यहाँ पर चीज़ें रिपीट नहीं होती है। और यहाँ पर जो भी क्यूरेशन होता है वो वाया मैनुअली करा जाता है, यानी कि एक आदमी के द्वारा ये जो चीज़ें हैं वो करी गई हैं मैनुअली। यहाँ पर सारा का सारा क्यूरेशन जो है गाइस वो करा गया। तो सेकेंडरी के अंदर जो आपके एग्जाम्पल्स होते हैं वो आपके पास स्विस्प्रॉट देखने को मिलता है, स्विस्प्रॉट आपके पास हो जाता है, या फिर आपके पास ट्रम्बल देखने को मिलता है, ट्रम्बल देखने को मिलता है। प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर का सवाल पूछा गया था PIR के बारे में, प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज बोला जाता है। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास टर्शरी या फिर आप इसी को स्पेशलाइज्ड डेटाबेसेस भी बोलते हैं। तो प्राइमरी में हमने क्या देखा कि जितना भी रॉ मटेरियल था, जितना भी डेटा मिल रहा था
सारा का सारा प्राइमरी के अंदर भर दिया। अब प्राइमरी में से भी जो बहुत सारा रिपीटेटिव था वो आपने निकाल दिया, जो आपका नॉन रिपीटेटिव नॉन रिडक्टेंट बचता है वो आप सेकेंडरी में रख लेते हैं। अब गाइस टर्शरी या फिर स्पेशलाइज्ड डेटाबेसेस को क्या बोला जाता है, जो भी एक स्पेशल ऑर्गेनिज्म के ऊपर आपका डेटाबेस बना हुआ है। जैसे कि HIV हम लोग बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं, तो HIV का आपका डेटाबेस बन गया, HIV डेटाबेस उसको बोल दिया गया। तो हम सभी जानते हैं कि जब भी जेनेटिक्स के बारे में बात होती है तो जेनेटिक्स के बारे में भाई ड्रोसोफिला जो है वो सबसे पहले हमें याद आ जाता है। ड्रोसोफिला, मेलानोगास्टर हमें सबसे पहले याद आ जाता है। तो ड्रोसोफिला से रिलेटेड जितने भी जीन्स हो गया, जितनी भी इंफॉर्मेशन हो गई आपके पास, इसके डेटाबेस को गाइज हम लोग फ्लाई बेस बोलते हैं, फ्लाई बेस बोला जाता है। तो गाइज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। बहुत सारे जैसे सी एलिगेंस है उसका ACED बोल दिया जाता है। आपके पास अराबिडोप्सिस थालियाना, क्योंकि प्लांट के लिए जो मॉडल ऑर्गेनिज्म है वो अराबिडोप्सिस थालियाना ही देखने को मिलता है। तो भाई ये ओवरऑल आपके पास इंफॉर्मेशन थी। चलिए एक बार जल्दी से यहाँ पर देख लेते हैं। तो भाई बायोलॉजिकल डेटाबेस आपके पास एक स्पेशलाइज डिजिटल रिपोजिटरी देखने को मिलता है, मतलब जहाँ पर आपको सारे की सारी इंफॉर्मेशन क्या करनी पड़ती है भाई, सबमिट करनी पड़ती है। सबमिट करोगे यानी कि भाई स्टोर करके रखोगे, आपको कुछ चीज़ें उसमें चेंज करनी है आप चेंज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं आप अपना जितना भी आपका डेटा, जितना भी रॉ मटेरियल आपके पास होने वाला है। तो डेटाबेसेस अभी हमने जान लिया, डेटाबेसेस आपके पास क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी डेटाबेसेस आपके पास देखने को मिलते हैं। तो प्राइमरी डेटाबेसेस मतलब जब भी आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट रन करा उससे जितना भी डेटा आपको मिला, जितना भी रॉ मटेरियल, जितना भी रॉ डेटा मिला वो सारा का सारा आपने रख दिया। मतलब जो भी गाइज रिसर्चर के द्वारा सबमिट करा जा रहा है, अब वो रिसर्चर क्या क्या सबमिट कर रहा है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें वेस्ट भी होंगी, बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी होंगी, अब वो डिपेंड करता है भाई। अब सेकेंडरी डेटाबेसेस के बारे में, यानी कि यहाँ पर वैल्यू एडेड करी गई है, यानी कि हाईली क्यूरेट करा गया है। ये हाईली आपके पास कैसा होने वाला है भाई, नॉन रिडक्टेंट होने वाला है। ये शब्द का बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सारे के सारे जो वर्ड्स मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ ये डायरेक्टली आपके पेपर के अंदर भाई पूछ लिए जाते हैं। कॉम्पिटेशनली एनालाइज करना पड़ता है, मतलब ये हाईली क्यूरेटेड होता है और इनके एग्जाम्पल्स भी आपको पता होना चाहिए। तो यूनिप्रॉट मैंने आपको बताया, स्विस प्रॉट मैंने आपको बताया, ट्रेम्बल मैंने आपको बताया, PIR यानी कि प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज के बारे में भी हमने जाना। चलिए गाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, मैंने आप सभी के लिए यहाँ पर टेबल रख रखी है, जो भी मैंने ये टेबल रख रखी है भाई DBT में यहाँ से मैच द फॉलोइंग के बहुत सारे सवाल जो है वो पूछे गए। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ भाई कि अगर आपको चाहिए कि मैं आपको करवाऊँ तो कमेंट ज़रूर कर लेना भाई, कमेंट कर देना PYQs, एटलीस्ट कमेंट मुझे कर दीजिएगा PYQ। जितने ज़्यादा मेरे पास कमेंट आएंगे भाई मैं उतनी ही जल्दी आपके पास यहाँ पर PYQ जो है वो करवा दूँगी। चलिए गाइज सबसे पहले ACDB, सबसे पहला हमारे पास क्या है भाई, जीनोम डेटा फॉर सिनोरैबिटिस एलिगेंस। हम जानते हैं सिनोरैबिटिस एलिगेंस आपके पास एक मॉडल ऑर्गेनिज्म है, यानी कि गाइस अब आप खुद बताओ ये कौन सा आपके पास डेटाबेस के अंदर आएगा, क्या ये प्राइमरी है, क्या ये सेकेंडरी है, या फिर ये आपके पास टर्शरी देखने को मिल रहा है। तो जल्दी से बताइए ज़रा क्या नज़र आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड। तो गाइस ये हमारे पास स्पेशलाइज है, क्योंकि आपने एक स्पेशल ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये कंप्लीट बनाया है, तो ये आपके पास एक स्पेशलाइज डेटाबेसेस देखने को मिलता है। तो मैंने आपको 3 बताए थे, एक DDBJ आपके पास होता है, EMBL का नाम चेंज करके अब इसका नाम ENA हो चुका है, यानी कि यूरोपियन न्यूक्लियोटाइड आर्चीव आपके पास देखने को मिलता है। तो भाई जापान का जो है वो आपके पास DDBJ होता है, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स के द्वारा यहाँ पर इसको चेक करा जाता है, इसको पूरा ऑर्गेनाइज करा जाता है। ये यूरोप का आपके पास देखने को मिलता है EBI की तरफ से, यानी कि यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक इंफॉर्मेशन की तरफ से, रिसोर्सेज की तरफ से ये करा जाता है। नेक्स्ट गाइस एंट्रेंस से बहुत सारे सवाल पूछे गए, मार्क करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी आपके पास क्या होता है भाई, NCBI का पोर्टल होता है। जैसे NCBI को कौन सा मार रहा था, जनबैंक, आपने देखा था अभी हमने जनबैंक, तो NCBI का पोर्टल आपके पास होता है किसके लिए, बायोलॉजिकल डेटाबेस से। और गाइज ये एक तरीके से सीक्वेंस रिट्रीवल सिस्टम आपके पास देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ से इस डेटाबेस से आप सीक्वेंस को रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये सीक्वेंस रिट्रीवल सिस्टम आपके पास देखने को मिलता है, मार्क कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। नेक्स्ट गाइज हमारे पास जो सेकेंडरी डेटाबेस है उसके अंदर एक्सपेसी आपके पास आता है, और ये एक्सपेसी किसके लिए भाई, प्रोटीन का डेटाबेस है। और कैसा डेटाबेस है भाई, ये सेकेंडरी डेटाबेस आपके पास देखने को मिलता है, मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछा गया है। फ्लाई बेस के बारे में बहुत बार पेपर के अंदर पूछा गया है, फ्लाई बेस कैसा होता है, तो भाई ये टर्शरी यानी कि एक स्पेशलाइज्ड डेटाबेस है। और ये किसके लिए होता है भाई, ड्रोसोफिला के सारे का सारा जो जीनोम है, DNA हो गया, RNA हो गया, प्रोटीन हो गया, जितना भी इंफॉर्मेशन है वो सब कुछ आपको यहाँ पर गाइस देखने को मिल जाएगा।
नेक्स्ट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए जन बैंक आपके पास प्राइमरी। तो प्राइमरी के अंदर भाई हमने 4 चीज़ें पढ़ी थी, अगर आपको याद होगा। प्राइमरी के अंदर हमने 4 चीज़ें पढ़ी थी, वो क्या क्या था? हमने एक जन बैंक के बारे में पढ़ा, प्राइमरी के अंदर हमने जन बैंक देखा, हमने ईएनए देखा, और गाइस हमने साथ ही साथ डीडीबीजे को भी देखा। ठीक है, डीडीबीजे भी देखा, और प्रोटीन के लिए हमने पीडीबी यानी कि प्रोटीन डेटा बैंक को हमने यहाँ पर देखा है। एचआईवी डेटाबेस मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया भी था, ये आपके पास टर्शरी डेटाबेसेस जो है वो आपके पास देखने को मिलता है। होप सभी को यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई हो। चले गाइस नेक्स्ट, डीबीटी का जो सबसे फेवरेट था गाइस वो तो OMIM था। मतलब हर एक साल के अंदर, मतलब लास्ट अगर आप 2025 का पेपर उठाओगे, 2024 2023 किसी का भी पेपर उठा के देख लेना, डीबीटी का OMIM आपको आराम से नज़र आ जाएगा। और कहीं पर भी OMIM नज़र आ रहा है गाइस, यानी कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास ह्यूमन डिसीज़ की इन्फॉर्मेशन आपके पास देखने को मिल रही है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ह्यूमन डिसीज़ आपके पास नज़र आ रहा है। समटाइम्स ह्यूमन डिसीज़ ना लिखकर गाइज यहाँ पर म्यूटेशन भी मेंशन कर देते हैं। तो हम सभी जानते हैं म्यूटेशन की वजह से एक डिसीज़ हो जाता है। तो कभी भी आपको डिसीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भाई OMIM सॉफ्टवेयर आपके पास देखने को मिलेगा। तो कोई भी डिसीज़ है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, म्यूटेशन वगैरह से हो रही है, तो सब कुछ आपको यहाँ पर OMIM से ही देखने को मिलेगा गाइज। नेक्स्ट मैंने आपको PIR के बारे में बताया था। PIR यानी कि प्रोटीन इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज सेकेंडरी आपके पास देखने को मिलता है। तो जितना भी एनोटेटेड कंटेंट आपके पास होता है, क्यूरेटेड डेटाबेसेस होता है, वो सब कुछ आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पबमेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पबमेड गाइज, ये आपके पास एक नॉलेज डेटाबेस है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके पास एक नॉलेज डेटाबेस है, यानी कि यहाँ पर सारी की सारी थियोरेटिकल इन्फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं। और आई गेस आप सभी ने पबमेड का ज़रूर इस्तेमाल करा होगा अपना रिसर्च पेपर एंड ऑल पढ़ने के लिए। तो भाई बायोमेडिकल लिटरेचर इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पर देखने को मिलती है, मार्क कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये भी सवाल पेपर के अंदर पूछा गया रिगार्डिंग पबमेड की, बताइए इसमें से कौन सा डेटाबेस जो है वो आपके लिए नॉलेज डेटाबेस है। तो कहीं पर भी साइहब आता है, पबमेड आता है, गूगल स्कॉलर आता है, तो भाई ये सब कुछ आपके नॉलेज डेटाबेसेस के अंदर आता है। राइबोसोमल नाम से ही पता चल रहा है, राइबोसोमल RNA के सीक्वेंसेस आपके पास देखने को मिल जाएंगे। सीक्वेंस रिट्रीवल सिस्टम आप देख सकते हैं, जहाँ पर आप आराम से सीक्वेंस को रिट्रीव कर सकते हैं। सो स्प्रॉट मैंने आपको बताया था, सेकेंडरी डेटाबेसेस आपके पास देखने को मिलते हैं, क्यूरेटेड होते हैं, नॉन रिडक्टेंट होते हैं। और गाइस यहाँ पर टेयर आपके पास नजर आ रहा है, टेयर यानी कि अराबिडोप्सिस थालियाना का, ये आपके पास टर्शरी स्पेशलाइज्ड डेटाबेस जो है वो देखने को मिलता है। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भाई प्लीज गो थ्रू कर लीजिएगा। इसका एक मैच आपके पेपर के अंदर, इसका एक मैच यानी कि ये वाला जो आपका सवाल है भाई सेक्शन C के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा डायरेक्टली। 4 मार्कर का आपके पास एक मैच का सवाल इस टेबल से ज़रूर आ सकता है, क्योंकि डीबीटी के अंदर तो बहुत बार पूछा गया है। अगर आप भी चाहते हैं भाई तो कमेंट करना मत भूलेगा, PYQ, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं इस के रिलेटेड, यानी कि जो हम ये वन शॉट कर रहे हैं, इस वन शॉट के रिलेटेड मैं आपको PYQ जो है वो करवा दूँ। चलेगा, सबसे पहला हमारे पास क्या आ जाता है भाई, सीक्वेंस डेटाबेस आपके पास देखने को मिलेगा। मैं जल्दी से अपना पेन चेंज कर लेती हूँ। चलेगा, सबसे पहले हम लोग जल्दी से अपना सीक्वेंस डेटाबेस कवर अप करते हैं। तो सीक्वेंस डेटाबेस यानी कि जितना भी आपका DNA की इन्फॉर्मेशन है, DNA के सीक्वेंस का इन्फॉर्मेशन है, RNA की सीक्वेंस की इन्फॉर्मेशन या फिर प्रोटीन के सीक्वेंस की इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर आपके पास देखने को मिलेगा। और हम सभी ने ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे देखी, ये आपके पास प्राइमरी डेटाबेस के अंदर सारा का सारा रॉ मटेरियल डाल दिया जाता है, और सेकेंडरी के अंदर जितना भी आपके पास एनोटेटेड कंटेंट होता है वो एनोटेटेड कंटेंट आपके पास यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। तो भाई मैंने आपको 3 अभी बताया था कि आपके पास एक जन बैंक देखने को मिलता है। सबसे पहले एक आपके पास जन बैंक होता है जो कि NCBI के द्वारा ये आपके पास मेंटेन करा जा रहा है। NCBI USA की आपके पास कंपनी हो जाते हैं। नेक्स्ट गाइस ENA, यूरोपियन न्यूक्लियोटाइड आर्चीव इसका नाम है, पहले इसको EMBL बैंक बोला जाता था। EBI के द्वारा यानी कि यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक इंस्टीट्यूट के द्वारा ये आपके पास मेंटेन करा जाता है, स्टोर करा जाता है ये सारे इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट जो है वो आपके पास DDBJ देखने को मिलेगा, यानी कि DNA डेटा बैंक ऑफ जापान आपके पास नजर आएगा, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक्स जो आपका जापान का है उसके द्वारा ये सारा का सारा मेंटेन करा जा रहा है। तो भाई ये तीनों याद कर लेना, ये सीक्वेंस डेटाबेस ये आपके पास प्राइमरी डेटाबेसेस के अंदर यानी कि प्राइमरी बैंक के अंदर आपके पास नजर आते हैं। और गाइस इन तीनों को एक और इम्पॉर्टेंट बात, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड बात,
जो इन्फॉर्मेशन आपको जेन बैंक में मिलेगी ना, वही सेम टू सेम इन्फॉर्मेशन आपको ईएनए में भी मिलेगी। मतलब ये तीनों के तीनों जो है ना वो मिलकर काम करते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन जेन बैंक के अंदर है वही इन्फॉर्मेशन आपको डीडीबीजे के अंदर भी देखने को मिलेगी, वही इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पर ईएनए के अंदर भी देखने को मिलेगी। तो भाई तीनों के अंदर एट द एंड ऑफ द डे सेम ही इन्फॉर्मेशन आपके पास नजर आती है, और ये तीनों मिलकर एक कमिटी बनाते हैं, एक कोलैबोरेशन बनाते हैं जिसका नाम होता है इंटरनेशनल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस कोलैबोरेशन, INSDSC। मार्क कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि इसी को इंटरनेशनल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस कोलैबोरेशन जो है वो बोला जाता है। तो भाई जो इन्फॉर्मेशन जेन बैंक के अंदर है वो इन्फॉर्मेशन डीडीबीजे के अंदर है, वही इन्फॉर्मेशन आपको यूरोपियन न्यूक्लियोटाइड आर्चीव यानी कि ENA, जिसको हम पहले EMBL के नाम से जानते थे, ये चीज़ आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। होप गाइस यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए ज़रा सेकेंडरी डेटाबेस के बारे में भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो NCBI का रेफरेंस सीक्वेंस, NCBI का रेफरेंस सीक्वेंस जो है गाइस, ये आपके पास सेकेंडरी न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस होता है, नॉन रिडक्टेंट। मैंने आपको बता भी रखा है कि कहीं पर भी सेकेंडरी डेटाबेस आएगा यानी कि नॉन रिडक्टेंट आपके पास नजर आएगा। हाईली क्यूरेटेड इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी रिगार्डिंग DNA, RNA, प्रोटीन सीक्वेंसेस। तो तीनों के बारे में आपके पास नजर आएगा। साथ साथ मैंने कुछ और भी आपको बताए थे रिलेटेड टू सेकेंडरी डेटाबेस गाइस। मैंने आप सभी को स्विस प्रोट के बारे में भी बताया था। ये जो मैं आपको डेटाबेस मेंशन कर रही हूँ वो प्लीज़ अपनी नोटबुक के अंदर भी मेंशन कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो डेटाबेसेस है ये बहुत बार पूछे जाते हैं और ये सबसे ज़्यादा फेमस डेटाबेसेस है। तो स्विस प्रोट हो गया, ट्रेम्बल हो गया, एंड साथ ही साथ गाइस हमने एक और सेकेंडरी डेटाबेस देखा था जिसका नाम क्या था, PIR यानी कि प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज के बारे में जाना था। चलिए देखिए, मैंने आप सभी के लिए यहाँ पर इंटरफेस भी मेंशन कर रखा है कि किस तरीके का इंटरफेस जो है गाइस वो आपके पास देखने वाला है। तो सिंपली अगर आप जेन बैंक जाएंगे, क्योंकि देखिए पूरा जो आपका बायोइन्फॉर्मेटिक्स है ना, बिना आप कंप्यूटर के उसको पढ़ नहीं सकते। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप NCBI की वेबसाइट पर जाएंगे। सिंपली गाइस आप गूगल के ऊपर ना जेन बैंक लिख दीजिएगा, और मैंने आपको बताया है समटाइम्स जेन बैंक ना लिख कर क्या मेंशन कर दिया जाता है, NCBI भी मेंशन कर दिया जाता है। ठीक है, नेशनल आपके पास सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, तो NCBI अगर आपके पास मेंशन करा गया है तो इसका मतलब जेन बैंक से रिलेटेड आपके पास चीज़ें नज़र आएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन भी आपके पास देखने को मिलेगा। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड गाइस जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो आज ये लेक्चर देखने के बाद आप ज़रूर गूगल पर जाकर जेन बैंक को एक बार एक्सप्लोर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा जेन बैंक। तो भाई जेन बैंक के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है। फॉर एग्जांपल गाइस आपको इक्वलाई के बारे में जानना है तो आप यहाँ पर अपना इक्वलाई, ये जो इक्वलाई है गाइस, तो यहाँ पर अपना इक्वलाई जो है वो यहाँ पर मेंशन कर दो, दैट्स इट। यहाँ पर सर्च के ऊपर क्लिक कर देना, इक्वलाई से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन है आपके पास वो सारी के सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके पास देखने को मिल जाएगी। न्यूक्लियोटाइड चाहिए, डेटाबेस चाहिए, आपके पास कुछ भी एक्सप्रेशन चाहिए, सब कुछ आपको मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे ही आप इस एरो पे क्लिक करोगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास इस तरीके से ओपन भी हो जाएगी। नेक्स्ट गाइस मैंने आप सभी के लिए DDBJ की वेबसाइट भी रख रखी है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। DDBJ कुछ इस तरीके से दिखता है, DNA डेटा बैंक ऑफ जापान, जो कि किसके द्वारा मेंटेन करा जा रहा था गाइस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, जो आपके पास जीनोमिक्स था, जेनेटिक्स था, जो कि जापान के अंदर है, ये उसके द्वारा यहाँ पर मेंटेन करा जा रहा है। तो DDBJ की वेबसाइट पर आपके पास कुछ इस तरीके से इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। चलिए गाइस नेक्स्ट EMBL, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। EMBL का नाम चेंज करके ENA रख दिया गया है। तो भाई यहाँ से तो एक सवाल आपका ज़रूर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें अभी हाल ही में चेंज हुई हैं। तो भाई जो भी चीज़ चेंजेस होती है तो पेपर वहाँ से ज़रूर आपका बन जाता है। तो ENA से आपका एक सवाल आ जाएगा। आप देख भी पा रहे हैं, यूरोपियन न्यूक्लियोटाइड आर्चीव, आपको कुछ चीज़ सबमिट करना है, कुछ चीज़ सर्च करनी है, कुछ चीज़ आपको सपोर्ट से पूछना है, कुछ भी आपको कन्वर्टर वगैरह चाहिए, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट PDB, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, प्रोटीन डेटा बैंक। तो किसी भी प्रोटीन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, उसकी 3D स्ट्रक्चर, ये जो आपके पास प्रोटीन डेटाबेस है गाइस, ये आपको 3D स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर महीने यहाँ पर आपके पास एक मॉलिक्यूल जो है, जैसे मॉलिक्यूल ऑफ द मंथ आपके पास नजर आएगा। और ये जो प्रोटीन आपके पास लगे हुए हैं गाइस, ये हिस्टोन प्रोटीन्स लगे हुए हैं। ठीक है, मैं पूरा तो नहीं ले पाई बट मैंने देखा था यहाँ पर जो प्रोटीन्स आपके पास इस महीने लगे
लगे हुए हैं, वो हिस्टोन प्रोटीन्स लगे हुए हैं, आप जाके चेक भी कर लीजिएगा। हिस्टोन यूबिक्विटिन एंड हिस्टोन का डी यूबिक्विटिन वाला जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पर मेंशन कर रखा है। गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक और इन्फॉर्मेशन आप सभी को इसके रिगार्डिंग देना चाहती हूँ। पेपर के अंदर, डीबीटी के पेपर के अंदर बहुत बार पीडीबी को ना मेंशन करके आरसीएसबी भी लिख दिया जाता है, ठीक है, आरसीएसबी भी लिख दिया जाता है। तो कहीं पर भी आरसीएसबी अगर आपके पास मेंशन है, यानी कि भाई पीडीबी के बारे में ही बातें चल रही हैं, तो प्लीज मार्क कीजिएगा भाई, आरसीएसबी पीडीबी आपके पास देखने को मिलता है। तो कहीं पर भी अगर पीडीबी है, मैंने खुद देखा है डीबीटी के पेपर के अंदर 2024 वाले पेपर के अंदर पीडीबी ना लिख के उन्होंने आरसीएसबी लिख रखा था, और कहीं पर भी पीडीबी आएगा, यानी कि प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर जो है वो आपके पास देखने को मिलेगा। तो आई गेस आपको इनिशियली प्राइमरी डेटाबेसेस के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं भाई, प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेसेस के अंदर अब आपके पास क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगा। तो प्रोटीन सीक्वेंस के बारे में तो मैंने आपको बहुत बार बता भी दिया है कि भाई क्या क्या चीज़ें आपके पास नज़र आने वाली है। तो इसके अंदर आपके पास एक तो यूनिप्रॉट केबी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, स्विस प्रॉट को ही समटाइम्स हम लोग यूनिप्रॉट भी बोलते हैं। तो यूनिप्रॉट केबी यानी कि यूनिवर्सल प्रोटीन रिसोर्सेज नॉलेज बेसिस जो है वो यहाँ पर बोल दिया जाता है। सीक्वेंस और फंक्शनल की इंफॉर्मेशन आपके पास देखने को मिलती है। तो आप देख पा रहे हैं ये जो यूनिप्रॉट केबी है ना, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो स्विस प्रॉट के अंदर डिवाइडेड है और एक ट्रेम्बल के अंदर डिवाइडेड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से पेपर में सवाल आता है, प्लीज मार्क करेंगे, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और गाइज अगर जिनको भी पीडीएफ चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिनको भी इसकी कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो भाई आप ये जो टेलीग्राम है वो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं भी आपको स्कैनर भी दिखा दूंगी, और गाइज आपको कमेंट सेक्शन के अंदर जो इसकी लिंक है वो भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो आप डायरेक्टली वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जिनको भी पीडीएफ चाहिए और इसी से रिलेटेड अगर आपको क्विज भी प्रैक्टिस करनी है तो आपको क्विज भी चैनल पर ही प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेसेस। अगर आपको ये सारे के सारे जितने भी सीक्वेंसेस, जितने भी डेटाबेसेस मैं यहाँ पर बता रही हूँ गाइज, ये सारे के सारे सेकेंडरी डेटाबेसेस है, हाईली क्यूरेटेड है, इनको सारा का सारा मतलब गंदगी नहीं डाली गई है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चेंज करके डाल दी गई है। होप सभी को क्लैरिटी मिल रही हो, समझ में आ रहा हो। तो भाई सबसे पहले स्विस प्रॉट याद कर लेना, स्विस प्रॉट याद ना हो तो यूनिप्रॉट की भी, बस सबसे ज़्यादा पेपर के अंदर जो सवाल पूछे जाते हैं वो रिलेटेड टू स्विस प्रॉट देखने को मिलता है। स्विस प्रॉट और यूनिप्रॉट आपके पास नजर आता है गाइस। ट्रेम्बल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना भी ट्रांसलेटेड आपके पास इंफॉर्मेशन है वो सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, यहाँ पर प्रॉट के अंदर जितना भी क्यूरेटेड डाटा है वो देखने को मिलता है, नॉन रिडक्टेंट डाटा आपके पास नजर आता है। तो जितना भी रिव्यू करा गया है, जितना भी रिसर्चर के द्वारा रिसर्च करके करेक्ट इंफॉर्मेशन करी गई है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। हाई क्वालिटी फंक्शनल कॉन्टेक्स्ट आपके पास नजर आएगा, कोई भी प्रोटीन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। हम सभी जानते हैं बहुत सारे जितने भी प्रोटीन्स होते हैं वो एंजाइम भी होते हैं, तो जितने भी एक्टिव साइट है, जितना भी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन आपके पास नजर आ रहा है, मतलब रिलेटेड टू आपके पास प्रोटीन की कोई भी इंफॉर्मेशन है ना, वो सब कुछ आपको स्विस प्रॉट पे देखने को मिल जाएगी। और गाइस आप इस पे आराम से भरोसा कर सकते हैं क्योंकि ये हाईली क्यूरेटेड होती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ही यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास डाली जाती है। साथ साथ आप ट्रेम्बल भी देख लेते हैं। ट्रेम्बल का मतलब ही होती है ट्रांसलेटेड, और EMBL यानी कि यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब आपके पास देखने को मिलती है। तो भाई जितना भी एनोटेटेड डेटाबेस है, ट्रांसलेशन मतलब जितना भी प्रोटीन वाला पार्ट है, जितना भी कोडिंग सीक्वेंसेस आपके पास नजर आ रहा है, जितना भी ट्रांसलेटेड रीजन आपके पास गाइस नजर आ रहा है INSD से यानी कि जो इंटरनेशनल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस कलेक्शन आपके पास कोलैबोरेशन देखने को मिल रहा था, तो जितना भी आपके पास ट्रांसलेटेड डेटाबेस है वो सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट मैंने सेकेंडरी के अंदर आपको PIR के बारे में बताया था, तो मैंने हमेशा सेकेंडरी डेटाबेस के अंदर तीन चीज़ें आपको बताई, एक स्विस प्रॉट देखने को मिलेगा, ट्रेम्बल और एक PIR प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज आपके पास यहाँ पर नजर आने वाली है। तो ये जो है वो वही पार्टनर होता है, किसके साथ, स्विस प्रॉट के साथ भी पार्टनर होता है और SIB के साथ भी पार्टनर होके ये सभी कोई मिलके यूनिप्रॉट ही बनाते हैं गाइस। तो ये सारी इंफॉर्मेशन ना आपको यूनिप्रॉट पर ही देखने को मिल जाएगी। तो आज आप जाकर यूनिप्रॉट जरूर देखिएगा, यूनिप्रॉट के अंदर ही आपको इवन एक्सपेसी भी देखने को मिल जाएगा। जो हमने एक्सपेसी पढ़ा था टेबल के अंदर, एक्सपेसी हो गया, ट्रेम्बल आपके पास हो गया, स्विस प्रॉट हो गया, PIR हो गया, ये सब कुछ मिलकर ही आपके पास यूनिप्रॉट के भी जो है नॉलेज बेस जो है वो आपके पास यहाँ पर कंप्लीटली देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे आ जाते हैं, जीन एक्सप्रेशन डेटाबेस गाइस, जो नेक्स्ट आपके पेपर के अंदर यहाँ पर चीजें पूछी गई है। जीन एक्सप्रेशन डेटाबेस के बारे में बात कर ले तो जितना भी जीन एक्सप्रेशन है, जीन एक्सप्रेशन का मतलब हम सभी ने सेंट्रल डोग्मा पढ़ रखा है, तो सेंट्रल डोग्मा के बारे में आप जानते हैं कि DNA से आपके पास RNA बनेगा, RNA से आपके पास क्या बनेगा भाई, प्रोटीन बनेगा।
बनेगा। तो जितना भी आपका एक्सप्रेशन हो रहा है स्पेसिफिकली आरएनए के अंदर गाइस, जितना भी आपका ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस आपके पास देखने को मिल रहा है, ये सारा का सारा जो ट्रांसक्रिप्शन वाला प्रोसेस है यही आपके पास बताया जाएगा। और जब भी जीन एक्सप्रेशन के बारे में बात होगी तो आपको टेक्निक भी पता होना चाहिए। जीन एक्सप्रेशन को स्टडी करने के लिए जो टेक्निक का इस्तेमाल करा जाता है उसका नाम होता है क्या? माइक्रो एरे गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माइक्रो एरे आपके पास टेक्निक है जिससे आप जीन एक्सप्रेशन की क्या करते हैं, सिंपली स्टडी करते हैं। सिंगल सेल आरएनए सीक्वेंसेस अभी हम देखेंगे किस तरीके से आपके पास ये कंप्लीट जीन एक्सप्रेशन की इंफॉर्मेशन देता है। तो इससे आप आराम से ट्रांसक्रिप्टोमिक यानी कि जितनी भी आरएनए की इंफॉर्मेशन है, जितने भी फंक्शनल जीनोमिक डेटा की इंफॉर्मेशन है, माइक्रो एरे हो गया, आरएनए सीक्वेंस हो गया, सिंगल सेल आरएनए सीक्वेंस हो गया, सब कुछ देखने को मिलता है। इससे आप आराम से सेल की सारी इंफॉर्मेशन के बारे में पता कर सकते हैं कि सेल के अंदर क्या कंडीशन चल रही है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई हेल्दी पर्सन है, कोई आपके पास हेल्दी पर्सन है, कोई आपके पास डिसीज पर्सन है, किस पर्सन के अंदर कौन से जीन का एक्सप्रेशन ज़्यादा देखने को मिल रहा है, किसका कम एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा है, तो ये सब कुछ आप यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आप एक पर्सनलाइज्ड अपनी मेडिसिन वगैरह भी यहाँ पर रेडी कर सकते हो। तो जितने में मेडिसिन वगैरह बनानी होती है, और गाइस जिनको भी एमएससी करना है मैं तो सभी को गाइड करूंगी कि वेदर वो बायोटेक या फिर बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर जाइए, क्योंकि बायोइन्फॉर्मेटिक्स बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पर बूम कर रहा है। ठीक है, तो टिश्यू टाइप्स आप देख सकते हैं, कौन सा टिश्यू है आपके पास, एक्सपेरिमेंटल आपके पास चेंजेस क्या नज़र आ रहे हैं हेल्दी और इसके अंदर। चलेगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जितना भी जीईओ है ना, ये सारा का सारा आपके पास जेन बैंक में देखने को मिलेगा। ये सारा का सारा आपके पास जेन बैंक के अंदर जीन एक्सप्रेशन ओमनिबस जेन बैंक में देखने को मिलेगा। एक बार मैं आपको दिखा भी देती हूँ जेन बैंक में कहाँ पर होता है गाइस। तो ये जेन बैंक का इंटरफेस आपके पास नजर आ रहा है। तो इंटरफेस के अंदर गाइस ये जो न्यूक्लियोटाइड आपके पास देखने को मिल रहा है ना, तो जैसे ही आप इस एरो पे क्लिक करोगे तो आपके जीईओ यानी कि जो आपके पास जीनोमिक एक्सप्रेशन ओमनिबस जो है गाइस, ये आपके पास ओपन हो जाएगा और इसी में सारे के सारे इंफॉर्मेशन आपके पास नजर आएगी। तो ये जितना भी रॉ डेटा है सारा का सारा स्टोर करके रखता है, जितना भी प्रोसेस डेटा है ये सारा का सारा ये स्टोर करके रखता है। तो जितना भी जीन एक्सप्रेशन के डेटाज हैं आपको जेन बैंक की वेबसाइट पर एनसीबीआई के द्वारा भाई न्यूक्लियोटाइड वाला जो पोर्शन था उसके एरो पे क्लिक करोगे तो जीनोमिक इंफॉर्मेशन ही आपके पास मिल जाएगी। चलेगा, जियो सीरीज के बारे में देख लेते हैं। तो सीरीज का मतलब क्या होता है कि आपके पास सेट ऑफ सैंपल्स होते हैं, कि मतलब एक स्टडी करने के दौरान कितने सैंपल्स का आपने फॉर्मेशन करा, तो जियो सीरीज के अंदर आ जाता है। जियो सैंपल्स के बारे में बात करा जाए तो हर एक एक्सपेरिमेंटल आपके पास इंफॉर्मेशन करी जाते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट्स करे जाते हैं, और वहाँ से जितना भी डेटाज आपके पास कलेक्ट होता है इंडिविजुअली वो सारे के सारा डेटाज आपके पास जीईओ सैंपल्स के अंदर रखा जाता है। जियो डेटा सेट्स के बारे में बात करी जाए, जितना भी डेटा सेट्स है, जितना भी क्यूरेटेड आपके पास सैंपल्स निकल कर आए हैं, जितने भी ऊपर आपने स्टडी करके क्यूरेटेड सैंपल्स निकाले हैं, वो सारी के सारी इंफॉर्मेशन आपके पास यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो जियो सीरीज जहाँ पर आपके पास सारे के सारे सैंपल्स होंगे, जब भी आप एक स्टडी कर रहे होंगे, स्टडी के दौरान कौन कौन से सैंपल्स आपके पास रिलेट कर रहे होंगे सब कुछ। नेक्स्ट आपके पास इंडिविजुअल जो एक्सपेरिमेंटल आपके पास डेटास कलेक्ट होंगे, एंड फाइनली उन सभी का कलेक्शन आपके पास डेटा सेट्स के अंदर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ गाइज अगर आपको जीनोम एक्सप्रेशन के अंदर एरे एक्सप्रेशन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपके पास जितना भी माइक्रो एरे से जीन एक्सप्रेशन आपके पास नजर आ रहा है वो सब कुछ नजर आएगा। किसके द्वारा मेंटेन करा जाता है, ईएमबीएल और ईबीआई के द्वारा यहाँ पर मेंटेन करा जा रहा है। तो जितना भी आरएनए की इंफॉर्मेशन है, जितना भी फंक्शनल जीनोमिक्स की इंफॉर्मेशन है, मल्टीओमिक्स एक्सपेरिमेंट्स है, भाई सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके सेक्शन सी के अंदर सवाल जो है गाइस वो आपके पास बन सकता है स्टेटमेंट बेस्ड। ठीक है, यानी कि यहाँ से भी आपके मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चंस जो है ना वो देखने को आपको मिल जाएंगे। चलेगा, इसको सब क्वालिटी भाई स्टैंडर्ड्स भी तो मेंटेन करके रखना पड़ेगा ना, गाइडलाइंस तो आपको फॉलो अप करनी पड़ेगी। तो भाई अगर आपको माइक्रो एरे इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है तो उसकी आपके पास कौन सा स्टैंडर्ड डेटाबेस आपका होने वाला है, तो भाई मायामी जो है, मायामी IME आपके पास नज़र आएगा। तो जितने भी माइक्रो एरे के आपके एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, जितने भी एक्सप्रेशन डेटाबेस है, तो ये उनकी गाइडलाइंस है। मतलब आपको ये रूल सारे के सारे फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आप उसको सबमिट कर सकते हैं सारा का सारा डेटास। तो मिनिमम इंफॉर्मेशन अबाउट माइक्रो एरे एक्सपेरिमेंट्स आपके पास गाइस यहाँ पर नज़र आने वाला है। ठीक है,
और साथ ही साथ आपके पास जितना भी सीक्वेंस बेस्ड फंक्शनल जीनोमिक्स आपके पास है, फॉर एग्जांपल आरएनए सीक्वेंस, अगर माइक्रो एरे है तो आपके पास MIME देखने को मिलेगा और इस M का मतलब माइक्रो एरे का इंफॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ आने के मिनिमम सीक्वेंस आपके पास, तो कोई भी रिलेटेड टू सीक्वेंस इंफॉर्मेशन है तो वो आपके पास यहाँ पर नजर आएगा। तो बस ये एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ये आपके पास एक स्टैंडर्ड जो है वो यहाँ पर सेट कर दिया गया है, ठीक है। चलेगा 3D स्ट्रक्चर डेटाबेस, तो भाई 3D स्ट्रक्चर डेटाबेस के अंदर एक तो मैंने आपको क्लियर कर दिया था PDB, जो कि आपके पास प्राइमरी डेटाबेस के अंदर ही आपके पास नजर आता है। तो गाइस PDB आपके पास नजर आ रहा है। PDB को किसके द्वारा कंट्रोल करा जाता है, यहाँ पर RCSB के द्वारा इसको कंट्रोल करा जाता है। तो RCSB जो है वो जरूर याद करिएगा। और गाइस पेपर के अंदर जो DBT का पेपर था, मैं एक बार वो भी बता देती हूँ। DBT के अंदर क्वेश्चन क्या था कि इसमें से कौन सा ऐसा डेटाबेस है जहां पर हम लोग कोऑर्डिनेट्स के बारे में पता कर सकते हैं। जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं यानी कि XYZ, जो एटॉमिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं कि X पोजीशन पे कौन सा एटम होगा, Y पोजीशन पे कौन सा एटम होगा, अगर आप इन सभी के पोजीशंस के बारे में पता करना चाहते हैं तो आप सिंपली PDB की मदद लेंगे, क्योंकि ये 3D स्ट्रक्चर होता है। और 3D स्ट्रक्चर का मतलब कि आपने यहाँ पे रख रखा है तो X एक्सिस से ये कितना है, Y एक्सिस से कितना है, Z एक्सिस से कितना है, तो XYZ तीनों के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मिल जाती है। तो एटॉमिक कोऑर्डिनेट्स के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भाई PDB आपके पास RCSB के द्वारा ये आपके पास कंट्रोल करा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है गाइस। तो जितने भी 3D स्ट्रक्चर होते हैं, ये भी सवाल पूछा गया है, 3D स्ट्रक्चर के आपके पास कितने भी प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, कॉम्प्लेक्सेस है, तो ये सब कुछ आपके एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा आपके पास परफॉर्म करा जाता है, या फिर क्रायो EM के द्वारा परफॉर्म करा जाता है, NMR वगैरह, इन सभी के थ्रू आपके पास यहाँ पर परफॉर्म करा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, आजकल जो पेपर के अंदर जो सवाल आ रहे हैं ना, वो रिलेटेड टू AI मॉडल देखने को मिल रहा है। अभी मैं आपको AlphaFold के बारे में बताऊंगी। लास्ट मैं सही बताऊं, जितने भी बायोटेक के एग्जाम पे गेट BT के पेपर के अंदर पूछा गया है, 2026 में भी पूछा गया है, 2025 में भी AI मॉडल से रिलेटेड, यानी कि स्पेसिफिकली AlphaFold रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। एंड सेम टू सेम भाई DBT के अंदर सबसे पहले DBT में पूछा गया, फिर आपका गेट BT में पूछा गया। तो AI मॉडल आजकल बहुत चल रहा है और AI का जमाना भी है भाई, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट भाई, जब भी आपको मॉडलिंग करनी है MMDB, तो गाइज यहाँ पर होमोलॉजी मॉडलिंग के बारे में हम लोग जब प्रोटीन स्ट्रक्चर का प्रेडिक्शन पढ़ेंगे वहाँ पर भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो अगर आपको प्रोटीन के को प्रेडिक्ट करना है, उसकी मॉडलिंग करनी है, स्ट्रक्चर बनाना है, 3D स्ट्रक्चर बनाना है PDB स्ट्रक्चर से, तो आप यहाँ पर अपनी मॉडलिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने स्ट्रक्चर देख लिया, अब आप उसका किस तरीके से मॉडल बनाने वाले हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पर नजर आएगी। गाइज मार्क करेंगे ये वाली स्लाइड को, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से हायरार्की रिगार्डिंग सवाल जो है वो पूछे गए हैं। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे गाइज। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर स्कोप देखने को मिलेगा, मार्क कर लीजिएगा गाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये DBT का सवाल है। मैं भी आपको बताऊंगी DBT के अंदर आपसे क्या पूछा गया है। DBT में भी पूछा गया है गाइस, यहाँ से गेट BT में भी पूछा गया है, और यहाँ पर आपके पास IIT JAM एंड GAT B से भी पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं इतने सारे बायोटेक एग्जाम्स के अंदर सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एट द एंड आपके पास बायोटेक ही एड ऑन हुई है। तो सबसे पहले तो भाई स्कोप का आपको ये फुल फॉर्म पता होना चाहिए, यानी कि स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। और ये सारे के सारे जो भी हम बात कर रहे हैं, ये सेकेंडरी डेटाबेसेस के अंदर आपके पास नजर आने वाले हैं। गाइस पेपर के अंदर जो थी ये हायरार्की जो है, ये आपके पास ये जो मेंशन कर रखी है हायरार्की, ये हायरार्की आपसे पूछा गया था। मतलब 4 ऑप्शंस थे, उसमें हायरार्की लगा रखी थी और आपको बताना था कि बताओ भाई कौन से करेक्ट हायरार्की है। तो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चरल फीचर्स के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले क्लास देखने को मिलेगा, फिर फोल्ड होता है, फिर सुपर फैमिली होता है, फिर चौथे में फैमिली देखने को मिलता है। तो एक बार जल्दी से हम लोग भी याद कर लेते हैं भाई। सबसे पहले क्लास होता है, क्लास के बाद फोल्ड आएगा, फोल्ड के बाद सुपर फैमिली, एंड सुपर फैमिली के बाद सिंपल फैमिली जो है वो आपके पास देखने को मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लास से फोल्ड 2 से 3 बार याद कर लो भाई। क्लास से फोल्ड हो जाता है, सुपर फोल्ड हो जाता है, सुपर फैमिली सॉरी, एंड फाइनली आपके पास फैमिली जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो क्लास, फोल्ड, सुपर फैमिली एंड फैमिली आपके पास स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपके पास अरेंज होते हैं। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, तो सबसे पहले प्रोटीन की जो सबसे ऊपर हायरार्की है वो क्लास है, क्लास के बाद वो किस तरीके से फोल्ड हो रहा है, उसकी सुपर फैमिली क्या है, एंड फाइनली उसकी फैमिली आपके पास क्या क्या देखने को मिल रही है। नेक्स्ट गाइस कैथ, मार्क कर लेना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
जितना भी स्टार मार्क करना है उतने स्टार मार्क कर लीजिए, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। कैट की सबसे पहले तो भाई फुल फॉर्म पूछी जाती है, क्लास आर्किटेक्ट टोपोलॉजी एंड होमोलॉजी आपके पास देखने को मिलते हैं। ये आपके पास सेमी ऑटोमेटेड है, ठीक है, ये आपके पास सेमी ऑटोमेटेड स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन नजर आता है। और ये आपके पास कैसा होता है, ट्रेडिशनली डिराइव्ड होता है, ये आपके पास थोड़ा सा ट्रेडिशनली डिराइव्ड करा जाता है, ठीक है, ट्रेडिशनली डिराइव्ड होता है और ये आपके पास सेमी ऑटोमेटेड नजर आता है। अगर आप यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है भाई, सबसे पहले क्लास है, नाम से याद कर लो भाई, CATH आपके पास नजर आ रहा है ना, तो C का मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, C का मतलब आपके पास क्लास हो जाएगा, A का मतलब आपके पास आर्किटेक्ट हो जाएगा, T फॉर टोपोलॉजी हो जाएगा एंड H फॉर होमोलॉजी जो है वो आपके पास देखने को मिलेगा। तो क्लास के अंदर जितना भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में है वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन होगी, आर्किटेक्ट उसका शेप और ओरिएंटेशन आपके पास कैसा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और टोपोलॉजी यानी कि उसका फोल्ड टाइप कैसा है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी आपके पास फोल्ड था, बट यहाँ पर फोल्ड के बजाय गाइस आपके पास टोपोलॉजी मेंशन कर रखा है, ठीक है। यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, होमोलोगस और सुपर फैमिली आपके पास नजर आ रही है, दैट्स। तो होमोलोगस एक तरीके से सुपर फैमिली की तरह बिहेव कर रही है, क्लास आपके पास क्लास की तरह बिहेव कर रही है, आर्किटेक्चर आपके पास है, बट आप देख पा रहे हैं क्लास और टोपोलॉजी यानी कि क्लास और फोल्ड के बीच में आपके पास आर्किटेक्चर जो है वो नजर आता है, बट यहाँ पर क्लास से फोल्ड के बीच में आज सच कुछ भी चीज़ आपके पास नजर नहीं आ रही। अब गाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, जो गेट और DBT बेट का सबसे ज़्यादा फेमस सवाल आपसे पूछा जा रहा है गाइज, आजकल AI का ज़माना है, तो भाई AI डिराइव्ड यानी कि ये आपके पास AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके, मशीन लर्निंग का यूज़ करके, डीप लर्निंग का यहाँ पर इस्तेमाल करके जो आपके पास एक प्रोटीन स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करने के लिए जो सबसे पहले यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर बनाया गया है, डेटाबेस यहाँ पर जो बनाया गया है गाइस, उसका नाम है अल्फा फोल्ड। मार्क कर लीजिएगा भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अल्फा फोल्ड आपके पास देखने को मिलता है गाइस, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो भाई मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करा जा रहा है, किसके द्वारा डेवलप करा गया है, EMBL EBI यानी कि ENA के द्वारा यहाँ पर डेवलप करा गया है। डीप माइंड है, न्यूरल नेटवर्किंग यहाँ पर देखने को मिल रही है, AI प्रिडिक्टेड 3D स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन का आपको देखने को मिलेगा। 200 मिलियन प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर आपके पास मॉडल जो आप बना सकते हैं, इतने सारे सिक्वेंसेस आपके पास अवेलेबल हैं और इन सिक्वेंसेस का आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, क्योंकि अभी हाल ही में गेट BT, तो भाई मैं वही बोलना चाह रही हूँ कि जहाँ जहाँ पर भी इससे रिलेटेड PYQs आए हैं, क्या आप करना चाहते हैं, तो भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप कमेंट सेक्शन में टाइप करोगे तो मैं जहाँ जहाँ पर भी, जैसे आपके गैट भी, जहाँ जहाँ पर भी बायोइन्फॉर्मेटिक्स पूछी जाती है ना, देखो जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप सभी के लिए यहाँ पर बेटर रहने वाला है गाइस। चलिए नेक्स्ट लास्ट टॉपिक देख लेते हैं अपना, पैटर्न और सीक्वेंस मोटिव डेटाबेसेस जो है इसके बारे में हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपके पास नज़र आ रही है। तो जितने भी पैटर्न्स हैं, जैसे पैटर्न्स का मतलब कैसे होता है गाइस, प्रोटीन के अंदर क्या क्या पैटर्न्स होते हैं, प्रोटीन्स के अंदर आपके पास मोटिव्स देखने को मिलते हैं, प्रोटीन के अंदर आपके पास डोमेन देखने को मिलते हैं। तो प्रोटीन डोमेन ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उसके बारे में ये सारी के सारी आपके पास इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। एक्टिव साइट क्या है, कंजर्व सीक्वेंसेस आपके पास कौन कौन से देखने को मिल रहे हैं, अल्फा हेलिक्स कौन बना रहा है, बीटा शीट, और ये सारी चीज़ें आपके पास यहीं पर नज़र आने वाली है। चलेगा, तो ये कर लीजिएगा बस, दैट्स इट, ठीक है भाई, ये कर लेना। ये वाली टेबल आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। DBT बेट का सबसे ज़्यादा सवाल प्रो साइट से पूछे जाते हैं, इंटर प्रो से पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ से आपके पास PFAM से सवाल जो है वो पूछे गए। चलिए देख ले भाई, जल्दी से एक बार देख लेते हैं। तो कभी भी आपको एक्सप्रेशन या फिर पैटर्न्स के बारे में पता करना है, कुछ कंजर्व रेसिड्यूज के बारे में पता करना है। फॉर एग्जाम्पल गाइज कि कोलेजन का जो आपके पास प्रोटीन होता है, तो कोलेजन के अंदर आपके पास ग्लाइसिन और X और Y नजर आता है, यानी कि ग्लाइसिन रहता है, X और Y रहता है, तो आपके पास प्रोलीन या फिर लाइसिन पर हाइड्रोक्सिलेशन देखने को मिलता है। तो ये कंजर्व सीक्वेंसेस के बारे में पता कैसे करा जाएगा, तो ये कंजर्व रेसिड्यूज के बारे में बताता है। कौन सा डेटाबेस भाई, प्रोसाइट, मार्क कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कभी भी कंजर्व रेसिड्यूज के बारे में अगर आपको पता करना है तो प्रोसाइट आपके पास देखने को मिलेगा। नेक्स्ट फिंगरप्रिंट्स आप देख सकते हैं, जितने भी अलाइंड और अनगैप्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी अलाइन अनगैप
कंजर्व मोटिव्स आपके पास किसी भी प्रोटीन फैमिली के अंदर आपके पास नजर आ रहे हैं तो ये आपके पास प्रिंट्स नजर आएंगे। तो जितने भी अनगैप्ड है, मतलब कोई गैपिंग नहीं होनी चाहिए, लगातार आपके पास कंजर्व सीक्वेंसेस होने चाहिए, मोटिव्स होने चाहिए, डायरेक्टली आपके पास अलाइन होना चाहिए, तो आप प्रिंट डेटाबेस का इस्तेमाल कर सकते हो। और फिंगरप्रिंट से भी आप याद कर सकते हो भाई, फिंगरप्रिंट से आपके पास किसका कनेक्शन रहेगा, प्रिंट का कनेक्शन रहेगा। नेक्स्ट गाइस, PSSM यानी कि पोजीशन स्पेसिफिक स्कोरिंग मैट्रिक्स आपके पास नजर आने वाली है। तो ये आपके पास गैप अलाउ करते हैं, तो भाई जो गैप अलाउ नहीं करेगी वो आपके पास प्रिंट्स हो जाएगा, जो गैप अलाउ करेगी वो आपके पास ब्लॉक और प्रोसाइट ये आपके पास देखने को मिल जाएगा। एंड फाइनली गाइस, जितने भी स्टैटिस्टिकल मॉडल हमें डेवलप करना है तो हम हमेशा हिडन मार्कोनिकॉव मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। प्लीज मार्क कीजिएगा, फेमस सवाल पेपर का, बहुत बहुत फेमस सवाल, हिडन मार्कोनिकॉव मॉडल का एक क्वेश्चन तो भाई पेपर के अंदर फिक्स रहता है। तो ये आपके पास स्टैटिस्टिकल मॉडल हो जाता है, प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे कितनी चीज़ें आपने इंसर्ट करी, कितनी चीज़ आपने डिलीट करी है प्रोटीन के अंदर, तो भाई ये मॉडल के बेसिस पे प्रोबेबिलिटी की कितना यहाँ पर अमीनो एसिड आपके पास सब्सटीट्यूट हुआ होगा, कितना नहीं हुआ होगा, ये सब कुछ आपके पास PFAM के द्वारा यहाँ पर बताया जाता है। तो प्रोसाइट यानी कि आपके पास कभी भी कंजर्व सिक्वेंसेस के बारे में पता करना है, प्रिंट यानी कि अनगैप के बारे में पता करना है, गैप्ड में ब्लॉक और प्रोसाइट आपके पास देखने को मिलता है, और PFAM आपके पास HMM यानी कि आपके पास हिडन मार्कोनिकॉव मॉडल जो है वो आपके पास देखने को यहाँ पर मिलेगा। ठीक है गाइस, एंड फाइनली आपके पास कुछ की डोमेन बच गए। तो प्रोसाइट मैंने अभी आपको बताया कि प्रोटीन की फैमिली वगैरह के लिए हो जाता है। PFAM हमारे पास प्रोटीन फैमिली डेटाबेसेस हिडन मार्कोनिकॉव मॉडल पर आपके पास ये काम कर रहा होता है। अभी हमने देखा प्रिंट, हमने क्या देखा कि डेटाबेस आपके पास था, कॉम्बिनेशन कंजर्व मोटिव्स का, अनगैप्ड आपके पास होता है, अनगैप्ड होता है, अलाइन आपके पास नजर आता है। फिर हमने स्मार्ट देखा, स्मार्ट भी आपके पास क्या है, सिंपल मॉड्यूलर आर्किटेक्ट, मार्क कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर का सवाल पूछा गया है कि स्मार्ट का इस्तेमाल कहां पर करा गया। तो भाई सिंपल मॉड्यूलर आर्किटेक्ट रिसर्च टूल, इसका काम क्या होता है, आइडेंटिफाई करना और सिग्नलिंग जितने भी प्रोटीन डोमेन्स है उनका स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर बनाना, मॉडल करना। नेक्स्ट गाइस, इंटरप्रो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी अभी हमने पढ़े ना, ये जो प्रोसाइट अभी हमने पढ़ा, हमने कुछ कुछ चीजें पढ़ी हैं, जैसे कि हमने प्रोसाइट हमने अभी पढ़ा था, हमने ब्लॉक पढ़ा था, हमने PFAM पढ़ा था। तो जितने भी आपके पास प्रोटीन मोटिव के जितने भी डेटाबेसेस नजर आ रहे हैं, इन सभी को कंबाइन करके क्या बोला जाता है, इन सभी को कंबाइन करके गाइस इंटरप्रो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन सभी को कंबाइन करके इंटरप्रो के नाम से जाना जाता है। प्रोसाइट, प्रिंट और स्मार्ट वगैरह ये आपके पास देखने को मिलता है। तो होप सभी को यहाँ तक चीज़ें जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी, क्लैरिटी मिल गई होगी भाई अच्छे से, क्योंकि दीज आर गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं भाई, नेक्स्ट हम लोग आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट आप सभी के पास गई भाई, जल्दी से आकर यहाँ पर रिवीजन कर लो भाई। रिवीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने अभी तक जो भी चीज़ें पढ़ी हैं वो किस तरीके से आपके पास नज़र आ रही है। ठीक है, तो भाई रिवीजन कर लो, रिवीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिक्वेंसेस के अंदर गाइज हमने सबसे पहले क्या क्या पढ़ा था भाई, सबसे पहले हमने यहाँ पर जनबैंक, ENA, यूनिप्रॉट के भी प्राइमरी और सेकेंडरी डेटाबेसेस के अंदर हमने ये सारा कुछ कवर अप कर लिया था। ठीक है, ये हमने सारा कुछ कवर अप कर लिया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, लीनियर, ये सब कुछ हमने देख लिया था कि किस तरीके से अलाइनमेंट होता है। जीन एक्सप्रेशन के अंदर हमने जीन एक्सप्रेशन, ओमनी बस के बारे में देखा, एरे एक्सप्रेस, ये सब कुछ के बारे में हमने यहाँ पर माइक्रो एरे, RNA सीक्वेंसेस, यहाँ पर सब कुछ देख लिया था। 3D स्ट्रक्चर के अंदर गाइज हमने कैथ यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास, आर्किटेक्ट, टोपोलॉजी, होमोलॉजी ये देख लिया था। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में हमने यहाँ पर देख लिया था। तो ये हमने सारी बातें जो थी वो यहाँ पर हमने गाइस बातें कर ली थी। तो भाई आई गेस आपको सारी चीज़ें जो है वो क्लैरिटी मिल गई हो, समझ में आ गया हो इसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट जो है गाइज वो आपके पास पैटर्न और मोटिव है। तो पैटर्न और मोटिव के अंदर हमने PFAM, प्रोसाइट, ये सब कुछ हमने जो थे वो कवर अप कर लिए थे। तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, जिसके अंदर हमने सबसे ज़्यादा जो प्रोसाइट था आपके पास, PFAM था सॉरी, उसके अंदर हिडन मार्कोनिकॉव मॉडल के बारे में हमने यहाँ पर ज़रूर देखा। ठीक है, तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। चलेगा गाइस, अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली जाए भाई, जितना भी आपने पढ़ा है इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी जल्दी जल्दी कर ली जाए। तो भाई जल्दी से सभी कोई पहला क्वेश्चन पढ़ लो भाई, जल्दी से सभी कोई पहला क्वेश्चन पढ़ लिया जाए। मैं एक बार पेन भी चेंज कर लेती हूँ, सॉरी।
चलेगा। सो आप देख पा रहे हैं प्राइमरी डेटाबेस, डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्राइमरी एंड दी सेकेंडरी डेटाबेसेस आपके पास नजर आ रहे हैं। तो प्राइमरी डेटाबेसेस में मैंने आपको क्या बताया था कि जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो सारी के सारी यहाँ पर रॉ इन्फॉर्मेशन डाल दी जाती है, और सेकेंडरी डेटाबेसेस के अंदर हमने क्या पढ़ा था, जितना भी क्यूरेटेड था वो सब कुछ देखने को मिलता है। चलिए एक बार देखिए जरा। प्राइमरी डेटाबेस स्टोर ओनली ह्यूमन जेनेटिक वाइल सेकेंडरी स्टोर मॉडल ऑर्गेनिज्म डेटाबेस। तो ऐसा तो भाई कुछ भी देखने को नहीं मिलता, ऐसा तो भाई हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्राइमरी डेटाबेस एक्सेप्ट डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटल समेशन ऑफ द ओरिजिनल डेटा, सेकेंडरी कंटेन क्यूरेटेड। हाँ ये तो कहीं हद तक हमें सही नजर आ रहा है। प्राइमरी डेटाबेस रिक्वायरमेंट पेमेंट फॉर एक्शन, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। पहला तो ये सिर्फ और सिर्फ जीनोमिक डेटा नहीं करता है, डीएनए आरएनए सब कुछ ही देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जितने भी एक्सपेरिमेंटल सबमिशन है वो सब कुछ होता है गाइस। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी सही आ रहा है। पेमेंट की ऐसा कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सब कोई सभी के लिए फ्री होता है भाई। यहाँ पर 3D स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पर डीएनए आरएनए भी नजर आता है। तो गाइस जो ऑप्शन नंबर आपके पास ये बी वाला है, तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी मार्क करा होगा गाइस दे आर करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके पास करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, विच डेटाबेस कंटेन्स ओवर 200 मिलियन हाईली क्यूरेट कॉम्पिटिशनल 3D प्रोटीन। और यहाँ पर डीप लर्निंग का इस्तेमाल करा जा रहा है भाई। डीप लर्निंग है तो डीप लर्निंग से अभी हम सभी ने क्या देखा भाई, एआई। आपके पास एआई रिलेटेड हमने क्या पढ़ा था, एआई रिलेटेड गाइज हमने अल्फा फोल्ड के बारे में देखा कि जो अल्फा फोल्ड था वो प्रिडिक्ट कर सकता है प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में, डीप लर्निंग और इन सभी का इस्तेमाल करके। तो यानी कि हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपके पास यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी मार्क कराएगा इस दे आर करेक्ट। जिन्होंने भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी मार्क करा है दे आर करेक्ट। होप सभी को यहाँ तक क्लैरिटी मिल गई होगी। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। विच सीक्वेंस अलाइनमेंट फॉर्मेट मैट्रिक्स इज प्राइमरली यूज बाय प्रिंट्स। भाई प्रिंट्स हमने देखा था, और प्रिंट्स का रिलेशन किसके साथ था, प्रिंट्स का रिलेशन भाई यहाँ पर फिंगर प्रिंट्स के साथ था। और फिंगर प्रिंट्स में हमने क्या देखा था कि जितना भी आपके पास अलाइन अनगैप्ड डेटाबेस आपके पास नजर आता है, अलाइंड और जितना भी अलाइंड और अनगैप्ड डेटाबेसेस आपके पास नज़र आता है ये आपके पास देखने को मिलता है, ठीक है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। सिंगल कंसेंसस सीक्वेंसेस आपके पास, तो भाई एक बार जल्दी से पढ़ लो और मुझे बताओ कि भाई कौन सा लग रहा है। ठीक है गाइस, तो सिंगल कंसेंसस सीक्वेंस विद आयुपेक एंड आयुपेक का तो कोई रिलेशन ही नहीं है। फिंगरप्रिंट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल स्पेशली अनगैप कंजर्वेटिव, बिल्कुल ही सही भाई। ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस वो यहाँ पर आपके पास सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके पास यहाँ पर सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपके पास सही है। चलिए नेक्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं। क्या मिनिमम डेटा, मैंने आपको बताया था ना मिनिमम स्टैंडर्ड के अंदर दो चीज़ें आपके पास नज़र आती है। एक तो आपके पास मियामी देखने को मिलता था, और एक हमारे पास जो नज़र आता था वो आपके पास मिनिमम सीक्वेंसेस देखने को मिलता था। यही दो चीज़ें हम सभी ने पढ़ी थी, यही दो चीज़ें हम सभी ने यहाँ पर पढ़ी थी। तो मियामी और मिनिमम सीक्वेंसेस आपके पास देखने को मिलता था। तो माइक्रो एरे, तो मैंने आपको बताया था कि मियामी के अंदर ये जो एम होता है वो माइक्रो एरे का होता है, और कहीं पर भी सीक्वेंस नज़र आ जाता है यानी कि वो आपके पास आरएनए सीक्वेंस जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, टू इंश्योर दैट माइक्रो एरे ट्रांसक्रिप्टोमिक एक्सपेरिमेंट्स आपके पास नज़र आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास भाई माइक्रो एरे नज़र आ गया, क्या नज़र आ गया, टू इंश्योर दैट माइक्रो एरे ट्रांसक्रिप्टोमिक एक्सपेरिमेंट्स कैन बी एम्बिगसली इंटरप्रेटेड रिप्रोड्यूस, यानी कि भाई इसका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, ये तो हमारे पास आरएनए सीक्वेंस के लिए हो जाता है कि ये वाली जो आपकी गाइडलाइंस है वो रिगार्डिंग आरएनए सीक्वेंसेस आपके पास देखने को मिलेगा, आरएनए सीक्वेंसेस हो जाता है। तो ये तो नहीं होगा, यानी कि गाइस यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके पास मायमी वाला वो आपके पास करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से। प्रोटीन डेटा बैंक आपके पास कंसोर्शियम आपके पास है, ठीक है। प्रोटीन डेटा बैंक कंसोर्शियम है आपके पास। कॉम्पोनेंट डेटाबेस स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू कलेक्टिंग, एनोटेटिंग, डिसेमिनेटिंग एनएमआर। तो भाई जितने भी 3D स्ट्रक्चर के बारे में गाइस अगर आपको पता करना है तो 3D स्ट्रक्चर के लिए पता करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं भाई, पीडीबी का। यानी कि कोई भी एनएमआर से रिलेटेड अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो हम लोग भाई आरसीएसबी पीडीबी की तरफ जाएंगे। यानी कि यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो यहाँ पर सिंपली करेक्ट हो जाएगा।
चलिए भाई, जब भी आपको ये वाले क्वेश्चन करने हैं पॉज करिएगा, एक बार चेक करिएगा और पढ़ के देखिएगा कि कौन सा ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाता है। चलिए भाई, हमारे पास नेक्स्ट क्या है, प्रोजाइट आपके पास मेंशन कर रखा है। प्रोजाइट के अंदर ठीक है, प्रोजाइट हमारे पास जितने भी मोटिव्स वगैरह आपके पास नजर आते हैं वहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो AC का मतलब आपके पास AC है, X है, वैलेनिन है, फिर आपके DE है, फिर यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल है इसके, फिर से X है। तो ये तो आपके पास पहला क्या हो जाएगा गाइस, एलानिन हो जाएगा। C4 आपके पास सिस्टीन देखने को मिलेगा। X का मतलब कोई सा भी अमीनो एसिड हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है भाई, कोई सा भी अमीनो एसिड जो है वो देखने को मिलता है। V4 आपके पास क्या हो जाएगा, V4 आपके पास वैलिन हो जाएगा। D का मतलब आपके पास क्या होता है, D का मतलब आपके पास एस्पार्टिक अमीनो एसिड। E का मतलब आपके पास ग्लूटामिक अमीनो एसिड। 2 का मतलब ट्वाइस होंगे, और X का मतलब फिर से भाई कोई भी अमीनो एसिड आपके पास देखने को मिल जाता है। तो अगर हमें इस सीक्वेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, इसका मतलब हम सिंपली बोल सकते हैं कि आपके पास एलानिन है, सिस्टीन है, फिर आपके पास कोई भी अमीनो एसिड आएगा, फिर वैलिन आएगा। चलिए देखते हैं। तो फिर हमारे पास एलानिन है या फिर आपके पास सिस्टीन देखने को मिलेगा, फॉलोड बाय एनी अमीनो एसिड, फॉलोड बाय वैलिन, फॉलोड बाय 2 एस्पार्टेट और ग्लूटामिक रेसिड्यूज, फॉलोड बाय एनी नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एलानिन और सिस्टीन टुगेदर है, फॉलोड बाय एलानिन वैलिन है, सॉरी। तो भाई ये तो नहीं होगा क्योंकि हमारे पास एक एक्स अमीनो एसिड्स भी नजर आ रहा है। ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या है, एलानिन और सिस्टीन आपके पास था। ठीक है, फॉलोड बाय एनी सिंगल अमीनो एसिड, बिल्कुल ही करेक्ट, कोई भी सिंगल अमीनो एसिड आपके पास है। फॉलोड बाय वैलिन है, फॉलोड बाय 2 कंसेक्यूटिव रेसिड्यूज यानी कि एस्पार्टिक और ग्लूटामिक एसिड, और फॉलोड बाय एनी अमीनो एसिड आपके पास नजर आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास एक बार लास्ट ऑप्शन भी देख सकते हैं कि एलानिन और सिस्टीन का आपके पास डबलेट जो है वो देखने को मिल रहा है, फॉलोड बाय वेरिएबल रीजंस। आपके पास वेरिएबल रीजन X है, तो X तो आपके पास अमीनो एसिड और सिंगल ही है, तो वेरिएबल तो है बट एक सिंगल है, सिंगल कहीं पे भी मेंशन नहीं कर रखा। वैलिन है, बिल्कुल कही है। एस्पार्टेट और एस्पार्टेट नहीं है भाई, एस्पार्टेट नहीं है हमारे पास। एस्पार्टिक एसिड जो है वो आपके पास नजर आ रहा है, एस्पार्टिक एसिड आपके पास नजर आ रहा है। एंडिंग है ना नॉन स्पेसिफाइड टर्मिनेशन कोडोन, तो कोई भी टर्मिनेशन कोडोन नहीं है, कोई एक अमीनो एसिड है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो आपके पास कुछ भी देखने को मिल सकता है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन तरीके से एक्सप्रेस कर रखा है गाइस, वो आपके पास ऑप्शन नंबर C में एक्सप्रेस कर रखा है कि आपके पास एलानिन या फिर सिस्टीन देखने को मिल जाएगा, और आपके पास सिंगल अमीनो एसिड्स नजर आएगा, एंड सो ऑन आपके पास। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है भाई, कोई डेटाबेस आपके पास मेंशन कर रखा है, मेटा रिसोर्सेज है मल्टीपल। तो मैंने आपको बताया था जितने भी डेटाबेसेस होते हैं इन सभी को अगर आप मिला देते हैं तो ये आपके पास क्या बन जाता है भाई, ये हमारे पास इंटरप्रो बन जाता है। इन सभी को मिलाकर आपके पास जो एक कंप्लीट इंटरफेस नज़र आता है उसका नाम इंटरप्रो होता है। इसी इंटरप्रो के अंदर ये सारे के सारे आपके पास डेटाबेसेस जो है वो आपके पास काम कर रहे होते हैं। तो ये कौन सा डेटाबेसेस है, तो गाइज वो हमारे पास सिंपल ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके पास करेक्ट हो जाएगा कि वो इंटरप्रो डेटाबेस जो है वो आपके पास नजर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट बता देते हैं, इंटरनेशनल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस। तो भाई INSGS कोलैबोरेशन के अंदर जितने भी प्राइमरी वाले डेटाबेसेस है, जितना भी जनबैंक था आपके पास, DDBJ था, DDBJ आपके पास देखने को मिल रहा था, या फिर आपके पास क्या चीज़ नज़र आ रहा था, जनबैंक था, DDBJ था, और आपके पास ENA देखने को मिल रहा था। ये सभी मिला के आपके पास इंटरनेशनल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस कोलैबोरेशन बनाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारे पास एरे एक्सप्रेस बिल्कुल भी नहीं, सेकेंडरी डेटाबेसेस नहीं थे, प्रोटीन डेटाबेस आपके पास नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, रेफरेंस सीक्वेंस वाला भी नहीं था। यानी कि भाई यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है गाइस वो आपके पास बिल्कुल ही करेक्ट है। जनबैंक होगा, ENA होगा, और DDBJ जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स या फिर जेनेटिक्स आपके पास देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, NCBI रेफरेंस सीक्वेंस। कैसे NCBI जनबैंक, तो ये आपके पास प्राइमरी है, NCBI रेफरेंस सीक्वेंस ये आपके पास सेकेंडरी है। तो किस तरीके से प्राइमरी और सेकेंडरी जो है वो आपके पास डिफरेंस नज़र आते हैं। तो जनबैंक आपके पास नॉन रिडक्टेंट होता है, मैनुअली क्यूरेटेड बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास जनबैंक आपके पास जितना भी रॉ मटेरियल होता है वही सारा का सारा डाल दिया जाता है। क्या जनबैंक में प्रोटीन सीक्वेंसेस होते हैं, बिल्कुल भी नहीं भाई। जनबैंक के अंदर तो सारा का सारा DNA यानी कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस देखने को मिलता है। रेफरेंस सीक्वेंस आपके पास नॉन रिडक्टेंट होता है, बिल्कुल ही सही, क्योंकि वो सेकेंडरी है तो नॉन रिडक्टेंट होगा। जितना भी क्यूरेटेड है वो आपके पास देखने को मिलेगा, और जनबैंक के अंदर जितना भी आपके पास रिडक्टेंट जो भी रिसर्च के द्वारा आपके पास करा गया है, तो भाई ऑप्शन नंबर C यहाँ पर गाइस बिल्कुल ही करेक्ट आपके पास नजर आ रहा है।
चलिए नेक्स्ट, इन अ स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ अ प्रोटीन हाउ डू कैथ एंड स्कोप डेटाबेसेस फंडामेंटली डिफर इन देयर टॉप लेवल हायरार्की ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो हम सभी ने गाइस, अगर आपको स्कोप वाला याद होगा तो स्कोप में हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हम याद भी कर लेते हैं भाई। सबसे पहले हमने क्लास पढ़ा था, क्लास के बाद आपके पास फोल्ड आता है, फोल्ड के बाद हमने सुपर फैमिली के बाद सिंपल हमने फैमिली हमने यहाँ पर पढ़ी थी। और गाइस कैथ के बारे में बात करी जाए तो हमने कैथ के अंदर क्या देखा था, कैथ के अंदर हमने सबसे पहले क्लास देखी थी, कैथ के अंदर हमने सबसे पहले क्लास देखी थी, क्लास के बाद हमने यहाँ पर आर्किटेक्ट देखा था, आर्किटेक्ट के बाद हमने यहाँ पर टोपोलॉजी देखी थी, टोपोलॉजी के बाद हमने यहाँ पर होमोलॉजी के बारे में हमने यहाँ पर ध्यान दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास निकली हुई थी। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो हमारे पास स्कोप क्लासिफाई बेस्ड प्योरली ऑन सेकेंडरी स्ट्रक्चर, दोनों ही सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, बट कैथ आपके पास कैसा होता है, सेमी ऑटोमेटेड देखने को मिलता है। ये थोड़ा सा कैसा हो जाता है भाई, सेमी ऑटोमेटेड आपके पास देखने को मिल रहा है। प्योरली ऑन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ओरिएंटेशन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर का जो ओरिएंटेशन होता है वही कैथ यूजेस ऑटोमेटेड नहीं, कैथ आपके पास सेमी ऑटोमेटेड आपके पास नजर आता है, तो ये तो नहीं होगा। कैथ यूजेस एक्सप्लेक्ट आर्किटेक्ट लेयर बिटवीन क्लास एंड टोपोलॉजी, तो भाई क्लास और टोपोलॉजी के बीच में कौन सा लेयर आपके पास नजर आ रहा है, आर्किटेक्ट की लेयर नजर आ रही है, अभी तक तो सही है। एंड स्कोप का ट्रांजिशन डायरेक्टली कैसा होता है, क्लास से फोल्ड के अंदर है, तो इन बिटवीन कुछ भी नहीं होता, तो अभी तक हम ये बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये आपके पास नजर आ रहा है। कैथ रिलाइज एंटायरली ऑन मैनुअल क्यूरेशन बाय डोमेन एक्सपर्ट वाइज स्कोप रिलाइज ऑन मशीन लर्निंग, नहीं भाई दोनों ही आपके पास क्यूरेटेड डेटास देखने को मिलते हैं। स्कोप स्ट्रक्चर स्ट्रिक्टली बाय बायोलॉजिकल ऑरिजिन, बाय कैथ ग्रुप बाय सिंथेटिक कंस्ट्रक्शन, बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस वो आपके पास यहाँ पर बेटरली करेक्ट आपके पास मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो भाई आप सभी के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, तो ये सभी कोई मुझे कमेंट सेक्शन करके बताएंगे, और जिनको भी भाई PYQs करने हैं प्रैक्टिस इसी के, मतलब जो भी अभी हमने इसका वन शॉट लिया है, जिनको भी इससे रिलेटेड PYQs प्रैक्टिस करने हैं तो गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा भाई कि मैम जो है जितने भी आपके PYQs आ रखे हैं, जहाँ जहाँ पर भी बायोइन्फॉर्मेटिक्स पूछा गया है आप करवा दीजिए, कॉज एट द एंड ऑफ द डे क्वेश्चन जो है भाई वो इधर से उधर ही आपके पास घूमते रहते हैं। तो गाइस होप आपको क्लास जो है वो अच्छी लगे, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम लोग आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और इसी तरीके से आपके लिए और भी आपकी क्लासेस जो है वो आती रहेंगी, वन शॉट इसी तरीके से आपके पास मिलते रहेंगे। चले गाइस, तो देखा जाए भाई नेक्स्ट कर लिया जाए।